बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर तो आप फोर्थ ईयर में इकोनॉमिक्स आप लोगों ने रखी हुई है, प्राइवेट पेपर देने हैं या अपने सेमेस्टर सिस्टम में देने हैं तो तैयार हो जाएं। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है। दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक तो मालियाती पॉलिसी जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी जिसे ज़री पॉलिसी कहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है मालियाती पॉलिसी के बारे में। वो वीडियो से मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और बुक की भी या नोट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी वो वीडियो देखने के बाद। बिल्कुल इसी तरह इस वीडियो में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि ज़र्री पॉलिसी के बारे में डिटेल में गाइड करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इसके हालातकार बताएं, इसके मकासद बताएं और इसका कौमी आमदनी के तयन में किरदार बताएं तो कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपने इसका तारुफ लिखना है। तारुफ में आपने यही बताना है कि देखें, हर इकोनॉमी को, मईशत को फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। वो बेशक आप मालियाती पॉलिसी से करें या फिस्कल पॉलिसी से करें, मॉनेटरी पॉलिसी से करें। इसका मकसद यही है कि आप घर में भी अगर किसी जगह पे रह रहे हैं, कोई चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसकी भी आप लोगों को फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है ना, उसकी रिपेयरिंग की, मेंटेनेंस की कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसी तरह इकोनॉमी जहाँ पे आप लोगों ने रहना है, ज़िंदगियाँ गुजारनी है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाना पड़ती है। तो ये लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए ही होती है। इस वजह से आप इसके तारुफ में ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है ज़र्री पॉलिसी का मफहूम, मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपने ये बताना है कि एक तो सरकारी पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये आपके मरकजी बैंक की पॉलिसी है। कि जिस तरह पाकिस्तान का मरकजी बैंक वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। एक तो एक तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही होती है, एक तरफ वो बैंक पॉलिसी बना रहा होता है मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। जो मरकजी बैंक की पॉलिसी है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ज़र की मकदार और कर्ज़े की मकदार को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ज़र्री पॉलिसी कहते हैं। ये इसके मफहूम में आपने लिख देना है। अब आगे आते हैं जी, इसके हालात का डिटेल से समझने वाले हैं। हर पॉइंट को हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है और इन हेडिंग्स का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। डिटेल से आंखें खोल के, दिमाग खोल के सुन ले बातें। इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो मरकजी बैंक इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला तो बैंक रेट है। वो बैंक रेट ज़्यादा या कम करेगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द इकोनॉमी। बैंक रेट और एक इंटरेस्ट रेट होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। मैं बैंक में गया हूँ अकाउंट ओपन करवाने, मैंने सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया और उसके अकाउंट के बदले में वो मुझे हर 6 महीने बाद या हर साल बाद वो मुझे 5% प्रॉफिट देता जा रहा है। वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट मेरे अमाउंट में ऐड होता जा रहा है। 1,000 रुपये जमा करवाया, वो 1,050 रुपये बन गए। ठीक है, 1,00,000 जमा करवाया, 1,05,000 बन गया। अगर तो 5% इंटरेस्ट है तो ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट। एक होता है बैंक रेट जो मरकजी बैंक ने तजारती बैंकों को देना है। मरकजी बैंक जो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने कमर्शियल बैंक्स को जो इंटरेस्ट ऑफर करना है कि आप अपने कस्टमर से ये इंटरेस्ट लें। जिसने कमर्शियल बैंक तो समझते हैं ना आप, अबीब बैंक हो गया, एमसीबी है, मिज़ान बैंक है और इस किस्म के फैसल बैंक है, यूबीएल है, एबीएल है, जितने भी ये बैंक हैं तो ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक आप क्या समझते हैं कि आप जाते हैं, आपको बैंक ये ऑफर कर रहा है, ये उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन होती है। जो पीछे से इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये रेट चार्ज करना है, उसे बैंक रेट कहते हैं। अब वो अलग बात है, हर बैंक का कुछ ना कुछ 19-20 का फ़र्क होता है। कोई 5% ले रहा है, कोई 6% ले रहा है, कोई 7% ले रहा है। वो बैंकों की अपनी रिप्यूट है, अपनी गुडविल है। जिसका मार्केट में ब्रांचेस ज़्यादा है, जिसका ट्रस्ट ज़्यादा है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हाई रखता है। तो ये चलता रहता है। ये बहरहाल ये डिबेट नहीं है यहाँ पे। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में फ़र्क आपको पता चल गया। पहली हेडिंग बैंक रेट। अगर बैंक ये चाहता है कि मुल्क में यार इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लोग कर बैंकों से पैसा निकाले खर्चा करें, तो वो बैंक रेट कम कर देगा। बैंक रेट कम करेगा तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट अपना कम कर देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद नंबर 2 पे है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसे खुले बाजार का अमल कहते हैं।
खुले बाजार का ऑपरेशन ये क्या है, बैंक गवर्नमेंट से उनकी कफालतें या तो खरीद लेता है या बेच देता है। सिक्योरिटीज, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, वो खरीदेगा या खरीदो फरोख्त का काम करता है। अब किस वक्त खरीदता है, किस वक्त बेचेगा, ये भी वो डिपेंड करता है कि मुल्क की सूरत हाल वो करना क्या चाह रहा है। महंगाई को कंट्रोल करना चाह रहा है या लोगों को ऑफर करना चाह रहा है कि वो ज़्यादा मोटिवेट होकर खर्चा करें, कौमी आमदनी ज़्यादा हो। अफराते ज़र में इन्फ्लेशन के दिनों में आम तौर पे प्रैक्टिस ये होती है कि वो फ़रोख्त कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है जी। और ऑपोजिट सिचुएशन में ऑपोजिट केस होगा डेफिनेटली, वो तजारती बैंकों को बेचने की बजाय तजारती बैंकों से वो ख़रीद लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ताकि तजारती बैंक उन्हें बेचें और उनके पास पैसा है। पैसा आएगा तो लोगों को वो कर्जा देंगे, कर्जा देंगे तो समझ गए होंगे आप। ये हो गए दो बातें। तीसरे नंबर पे आपने जो पॉइंट लिखना है, महफूज ज़र के तनासब में तब्दीली, चेंज इन रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, एक रिजर्व रेशो होती है। इन दोनों में फ़र्क मैं अभी बता देता हूँ, अगला रिजर्व रिक्वायरमेंट का बाद में बताता हूँ। अभी रिजर्व रेशो समझ लें कि हर बैंक, तजारती बैंक, उसको ये हुक्म होता है कि उसने कुछ ना कुछ डिपॉजिट, अपने तमाम जितने भी उसके पास अर्निंग हुई है, लोगों ने पैसा जमा करवाया, एक ख़ास अमाउंट उसने मरकज़ी बैंक को जमा करवानी होती है। आप यूँ समझ लें कि 5% उसने जमा करवाना है, 95% पे उसका कंट्रोल है, 5% तो उसने रिजर्व रखना ही रखना है। इसे रिजर्व रेशो कहते हैं। और ये रिजर्व, ये जो रेशो है, अकॉर्डिंग टू नीड, ये बैंक आपका स्टेट बैंक ज़्यादा या कम कर सकता है। 5% से ये 10% कर सकता है, 20% कर सकता है। अगर तो ये चाहता है कि लोगों के, तजारती बैंकों के पास पैसा कम हो, लोगों को कर्जा कम दें, तो रिज़र्व रेशो ज़्यादा कर देगा। अगर ये कहता है, चाहता ये है कि लोगों को कर्जा ज़्यादा मिले, मुल्क में दौलत की एक्टिविटीज़ हों, पैसा आपके पास ज़्यादा बने, तो ये रिज़र्व रेशो कम कर देगा। अब आते हैं रिज़र्व रिक्वायरमेंट की तरफ। नकद ज़र के तनासुब में तब्दीली, वो महफूज ज़र था रिज़र्व रेशो, ये नकद ज़र है। रिज़र्व रिक्वायरमेंट के तनासुब में तब्दीली का मतलब ये है कि बैंक की आमतौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि लोगों के वो जितने भी पैसे जमा हो गए हैं, वो आगे वो डिफरेंट बिजनेसेस वगैरह में वो लगाता है, ताकि उधर से इसको प्रॉफिट जनरेट हो, और उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की मद में ये लोगों को इंटरेस्ट भी पे करे, अपने स्टाफ को सैलरी वगैरह दे। हाँ, इसके पास ये इख्तियार है कि कितनी लिमिट तक वो आगे इसको पैसे को यूटिलाइज कर सकता है और कितने % उसने अपने पास कैश रखना ही रखना है। जो उसने हर हाल में कैश अपने पास रखना ही रखना है, इसे रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब यूँ समझ लें कि 30% उसने अपने पास कैश रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद जितना भी पैसा आ रहा है लोगों के डिमांड डिपॉजिट के बाद में, ये लोगों ने जो जमा करवाया हुआ है, वो बाकी जो 70% से करे जो मर्जी, रिजर्व रेशो रखवाने के बाद बकाया पैसे से जो मर्जी करे, लेकिन 30% उसने अपने पास रखना ही रखना है। क्योंकि एमरजेंसीज को मीट करने के लिए लोग उनसे पैसा वापस मांगने की डिमांड भी कर सकते हैं, तो उनको वापस करने के लिए ये 30% अपने पास रखेगा। बकाया जो उसके पास 70 या 65% बचता है, उसको यूटिलाइज़ करे और बिजनेस में लगाए या जो भी करे। ये होती है रिज़र्व रिक्वायरमेंट। और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मरकज़ी बैंक ये रिज़र्व रिक्वायरमेंट 30% से ज़्यादा करके 40% पे भी लेके जा सकता है, 30% से रिड्यूस करके 20% पे भी ला सकता है। वो देखना पड़ता है कि इस वक्त कौन सी पॉलिसी ज़्यादा सूट करती है। ये 4 बातें होगी, क्लियर होगी यहाँ तक बात। इसके बाद गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में, मरकज़ी बैंक के इंस्ट्रूमेंट में कर्ज़ों की राशनबंदी, क्रेडिट रैशनिंग इसे कहते हैं। क्रेडिट रैशनिंग का ये मतलब है कि गवर्नमेंट, ये मरकज़ी बैंक ने हुक्म किया कि यार आप कर्जा कम दें लोगों को, तजारती बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को ये हुक्म दें। अब लेकिन कमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट बनाने की, अपने प्रॉफिट बनाने की खातिर कर्जा दिए जा रहे हैं, और बैंक उनको नोटिस कर रहा है ये बात, और वो फिर कह देता है कि अच्छा भी आप लोग बाज नहीं आ रहे, तो मजबूरन मुझे आप लोगों को कर्जा देना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को जब मजबूरी पड़ेगी, एट द एंड आना तो आपने हमारे पास ही है ना, तो हम आप लोगों को कर्जा नहीं देंगे, या अगर देंगे तो बहुत कम देंगे, अगर आप अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो। ये जो मरकज़ी बैंक का ऐलान होता है, इसे क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं। 5 बातें हो गई। नंबर 6 पे है मुख्ततम शरह के तगाज़ों में तब्दीली।
आपने बैंक से कर्जा लेना है, फर्ज करें, तो बैंक आपको कहेगा कि मुझे मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखवाएं, मोटरसाइकिल रखवाएं, मकान के कागजात रखवाएं, तो वो कुछ ना कुछ अपने पास गिरवी रख के आपको कर्जा देगा। अगर वो चाहता है कि लोग कर्जा कम लें, तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर देगा। वो कहेगा मकान के साथ साथ मुझे मोटरसाइकिल के कागजात भी दें, अपने जेवरात भी रखवाएं, तो लोग डरेंगे कर्जा लेने से, कहेंगे दफ़ा करो यार, इतनी इनकी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन हैं तो हम लेते नहीं हैं। अगर वो चाहता है कि लोग कर्जा ज़्यादा रहे, तो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट को ज़रा कम कर देगा। यार ठीक है, कोई बात नहीं यार, पैसा आने जाने चीज़ है, बस मुझे मोटरसाइकिल की कापी वो जमा करवा दें, बाकी ले लें कर्जा। समझ लग रही है बात? ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गई। 6 पॉइंट हो गए। इसके बाद सार्फी कर्जों पर कंट्रोल, ये इसका कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ये एक हो सकता है स्टेप के वो खबरदार कर दे कि जिसने अपने सर्फी अखराजात के लिए कर्ज लेने हैं वो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि लोग सर्फी अखराजात के लिए कर्ज लेंगे तो वो वापस कहाँ से करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे तो उनको तो पता नहीं बिजनेस करना है, बिजनेस से प्रॉफिट हो भी सकता है, पैसे वापस कर देंगे। जिसने यही कहना है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, मुझे कर्जा दे, तो बैंक ये कभी भी नहीं देगा। तो पता गया शादी तो कर लेगा, तो बाद जो पैसे कितों वापस करेगा। तो ये उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसके बाद एक बराह रास्त एक्शन है। बराह रास्त एक्शन में वो कुछ बैंकों को नोटिस इशू कर सकता है कि भाई 3 माह के लिए आपको कर्जा मिलना बंद है, या वो इसकी एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि वो किसी बैंक को बंद कर दे कि आज से हम आपके साथ वर्किंग नहीं करेंगे। ये बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटी तो है ना। इसे बराह रास्त डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। और लास्ट में मोरल सुजेशन है, वो अखलाकी तलकीनें कर सकता है कि यार देखो बंदे दे पुत्र बन जाओ, मुल्क के ये हालात नहीं है, आप कर्जा ज़्यादा ना दें या कर्जा ज़्यादा दें, जो भी है इनको मोटिवेट कर सकता है, डिफरेंट सोर्स इस्तेमाल कर सकता है, नशरो अशात पब्लिसिटी कर सकता है, केबल में टीवी में ऐड चला सकता है, वो प्रिंट मीडिया इस्तेमाल कर सकता है, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, इशारों पे सिग्नल पे वो पम्फलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। कोई भी इसकी कंडीशन हो सकती हैं, इसे कहते हैं पब्लिसिटी। वो कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसके इंस्ट्रूमेंट में। समझ में लगी बात? अब इंस्ट्रूमेंट के बाद आ जाता है, आपने हेडिंग देनी है इसके मकासद। मकासद वो ही बिल्कुल कॉमन मकासद हैं जो मालियाती पॉलिसी में मैंने आपको बताए थे। देखें, कॉमन सेंस की बातें हैं। आपने महंगाई को कंट्रोल करना है मुल्क के लिए, तो बैंक अपना रोल प्ले करेगा, कोई पॉलिसी बनाएगा, तो ये महंगाई को कंट्रोल करना। बेरोज़गारी का ख़ात्मा, कौमी आमदनी की मसावी तकसीम, कीमतों में इस्तेहकाम, कीमतों में स्टेबिलिटी होगी तो ही लोग सरमायाकारी करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपको आएगी। स्टेबिलिटी ना हो तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, गैर यकीनी सूरत हाल होती है। उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को ख़त्म करना, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है उसे रिमूव करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर करना। तो ये तमाम बातें वो इसके मकासद में आ जाते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर पॉइंट्स हेडिंग याद रखें, जो भी मैंने आपको बताई है हेडिंग्स को 5-5, 6-6 लाइनों में लिख दें, 4-4 लाइनों में लिख दें, काफ़ी है। अब आते हैं मालियाती पॉलिसी का कौमी आमदनी में किरदार। तो कौमी आमदनी में किरदार दो तरह से ही है, या तो तफराती रखना है, डिफ्लेशनरी गैप है, या अफराती रखना है, इन्फ्लेशनरी गैप है। यूँ समझ लें, एक तो सर्द बाजारी है, गर्म बाजारी है, बूम, प्रॉस्पेरिटी, और एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन में वो क्या करेगा? डिप्रेशन में बैंक ने ये पॉलिसी बनानी है ताकि लोग मोटिवेट हों, खर्चा ज़्यादा करें, पैसा ज़्यादा बने, कौमी आमदनी ज़्यादा हो। इसके लिए वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट, रिज़र्व रेशो ये कम कर सकता है, माइनर रिक्वायरमेंट कम कर सकता है, बैंक रेट वो कम कर सकता है ताकि लोगों को कर्जा ज़्यादा मिले। लटरम वटरम ये इसके डिफरेंट जो हालात कार है उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकता है ताकि नेशनल इनकम आपकी ज़्यादा हो, मजमूई तलब, एग्रीगेट डिमांड वो आपकी बूस्ट करे। ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल जिस तरह मालियाती पॉलिसी की है उसी तरह इसकी भी डायग्राम बनेगी। ये देखें, पहले Y1 पे थी इकोनॉमी, इतनी नेशनल इनकम थी, E1 पे थी इकोनॉमी। बैंक ने कोई अपना स्टेप लिया जिसकी वजह से मजमूई तलब वो ऊपर को मुंतकिल हुई और इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे आ गया, कौमी आमदनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये तो अफराती रखना के दिनों में होगी बात। अगर तफरीती रखना के दिनों में होगी बात। अफराती रखना है या बहुत गर्म बाजारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसे ख़त्म करना चाहिए अब, तो उसके लिए इसका अपोजिट फिर वो करेगा। फ़र्ज़ करेंगे इकोनॉमी यहाँ पे है, E1 पे, Y2 पे कौमी आमदनी है, Y1 पे कौमी आमदनी है।
अब मरकज़ी बैंक ने कोई एक स्टेप लिया, रिज़र्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी, रिज़र्व रेशो ज़्यादा कर दी, बैंक रेट ज़्यादा कर दिया, या इस तरह का कोई कौमी आमदनी जिससे कम हो, मजमूई तलब कम हुई, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे चला गया, और इक्विलिब्रियम के रिजल्ट के तौर पे ये देखें नेशनल इनकम भी पीछे आ गई है काफ़ी, तो नेशनल इनकम कम हो गई। ये इसका अफराती रखना के दिनों में ये किरदार हो सकता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया है। इस वीडियो को मेरा ख्याल है समझ आपको लग गई होगी बहुत आसानी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, जहाँ से समझ नहीं, जिस पॉइंट की समझ नहीं लगी नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो वो रब्ता कर सकता है, नोट्स भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो पेड है वो भी रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।